अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 जनरल सर्जरी, और वो है फ्लूइड्स थेरेपी। ठीक है, फ्लूइड्स थेरेपी में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर कौन ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन ज़्यादा होता है। एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा किन किन कंडीशंस के साथ, तो आपने उसको कौन सा फ्लूइड लगाना है, आपने उसको डेक्स्ट्रोज कब लगाना है, आपने उसको रिंगर्स कब लगाना है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और कितनी डोज़ लगानी है वो प्रॉपर्ली सारी वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फ्लूइड थेरेपी है ना आपकी, उसमें बेसिकली आपने टोटल बॉडी फ्लूइड, ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि टोटल बॉडी फ्लूइड 42 लीटर होता है। ठीक है, वो उन्होंने एवरेज लिखा हुआ है, जितने भी बंदे का वेट होता है ना उसका आप 60% निकाल लें तो एक बंदे के अंदर उतना बॉडी फ्लूइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 70 kg के लिए निकालते हैं तो आपने 70 kg इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो वो 42 लीटर आता है। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसका 70 kg है उसमें 42 लीटर पानी होगा। अब उसका जो 2/3 है, ठीक है, टोटल बॉडी फ्लूइड में से जो 2/3 होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, तो 2/3 इंटू 42 करेंगे 28 आ जाएगा। और जो 1/3 होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर 14 लीटर है ना, और ये 28 लीटर है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका भी 2/3 आपने लेना है, वो इंटरस्टिशियम में होगा, यानी कि 9 लीटर्स। और जो 1/3 रह जाएगा वो आपका इंट्रा वास्कुलर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है। बस आपने इतना से याद रखना कि जो 2/3 है वो इंट्रा सेलुलर है, 1/3 है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें से भी जो 2/3 है वो इंटरस्टिशियल और 1/3 इंट्रा वास्कुलर है। ठीक हो गया। अच्छा, एक उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखी है गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। इसमें ये होता है कि डिफरेंट आइंस होते हैं आपके, कुछ इंट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, और वो ज़ाहिर है आपस में बैलेंस उनका मेंटेन होता है, जिसकी वजह से आपकी एक न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई हुई होती है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बहुत सारे आयंस हैं, आप देख लें कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पोटेशियम सेल के अंदर होता है, इसी तरह मैग्नीशियम भी सेल के अंदर होता है, कैल्शियम भी अंदर होता है, लेकिन कैल्शियम बाहर भी होता है। मीन्स कुछ ऐसे आयंस हैं जो अंदर बाहर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपने जो मेन फोकस रखना है वो आपने पोटेशियम और सोडियम पे रखना है, बिकॉज हम इन्हीं कंडीशंस के साथ डील करने लगे हैं। अच्छा, पोटेशियम जो होता है वो इंट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है, अंदर वो 151 होता है, यूनिट मिली मोल पर लीटर ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ वैल्यू याद करवा रही हूँ कि अंदर पोटेशियम 151 होता है और बाहर पोटेशियम आपके पास होता है 4। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है 140 और अंदर होता है 8। तो ये हो गया आपके नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जब भी हम कोई पायरेंटल फ्लूइड थेरेपी देंगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, और उसमें आपने कब कब जो है वो कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है। अच्छा, पायरेंटल फ्लूइड थेरेपी में क्रिस्टलॉइड्स हो सकते हैं या कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके हर कंपोनेंट में या हर में ना भी डिस्ट्रीब्यूट हों, बहरहाल आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन उनके लाजमी होती है। ठीक है, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं ना वो हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके हर कंपोनेंट के अंदर नहीं घुस जाते, वो सिर्फ इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्रिस्टलॉइड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। 0.9% सेलाइन। ठीक है, सेलाइन की 0.9% सेलाइन जो है ना उसकी कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि उसमें सोडियम और क्लोरीन 154 मिलीमोल्स होता है, जितना नॉर्मल ECF में होता है। 0.45% सेलाइन हो सकता है, 5% डेक्ट्रोस, 10% एक्सट्रोस। ठीक है, डेक्स्ट्रोस सेलाइन, रिंगर्स लैक्टेट, हार्टमैन सोल्यूशन, 3% सेलाइन, ये सब होता है। रिंगर्स लैक्टेट का आपसे पूछ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। उसमें सोडियम क्लोराइड, लैक्टेट, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, ये होता है, और टोटल ऑस्मोलैरिटी इसकी 273 होती है। ये सारे हैं आपके पास क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 0.9% सेलाइन है ना, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहता है। ठीक है, अगर हम डेक्स्ट्रोस की बात करें तो डेक्स्ट्रोस आपके सारे कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इसी तरह जो रिंगर्स लैक्टेट है वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर में ही रहता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का बता रही हूँ, सेलाइन और रिंगर्स एक्स्ट्रा सेलुलर तक रहते हैं, इंट्रा में नहीं जाते, जबकि डेक्स्ट्रोस इंट्रा में तक भी चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जो होते हैं वो बहुत हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके हर कंपोनेंट, वो बेसिकली कैपिलरी को क्रॉस ही नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल्स के अंदर नहीं जा सकते। वो बस आपने याद रखना कि वो इंट्रावास्कुलर स्पेस में ही रहते हैं। ठीक है, इंट्रावास्कुलर स्पेस में रहते हैं तो हमेशा इमरजेंसी सेटिंग्स में कोलॉइड दिया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये है कि कोलॉइड डायरेक्टली हम इंट्रावास्कुलर दे रहे हैं ना, ठीक है, और इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में ही वो रहते हैं, तो ये होता है कि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप उनको एकदम से बहुत ज़्यादा पेशेंट को कोलॉइड्स लगा देंगे तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जा सकता है। ठीक है, वो पल्मोनरी एडीमा में जा सकते हैं, या डिफरेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कोलॉइड्स अवेलेबल कौन कौन से होते हैं? ब्लड है, एल्ब्यूमिन है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है, हेमासिल है। ठीक है, जेलेटिन वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है एक,
इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इमरजेंसी सेटिंग में आपके पास एक पेशेंट आया है, आप उसको क्रिस्टलॉइड देंगे या कोलॉइड देंगे, ठीक है। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मगर हमेशा कोलॉइड्स को प्रेफर किया जाता है जब भी हाइपोवोलीमिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में रहते हैं और फ़ौरन से आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कैपिलरी इंटीग्रिटी नॉर्मल होनी चाहिए, कैपिलरी परमेबिलिटी आपकी अच्छी हो कि वो उसको अलाउ ना करे कि टिश्यूज़ के अंदर चला जाए, वरना तो एडीमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वो रिस्पिरेटरी फेलियर वाली बात। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, अगर कैपिलरी परमेबिलिटी सपोज़ ख़राब होगी, फॉर एग्जांपल एक बर्न का पेशेंट है, ठीक है, उसकी कैपिलरीज परमेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप वो नहीं दे सकते कोलॉइड्स, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि ज़ाहिर एडीमा वगैरह हो के पेशेंट की और ही हालत ख़राब हो जाएगी, तो उस वक्त आप क्रिस्टलॉइड्स देंगे। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद है सिनेरियो। कुछ तो 3 सिनेरियोज़ हम देख लेते हैं कि किस केस में इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट में कितना कितना जो है वो आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब कौन सी चीज़ आपने देनी है। फॉर एग्जांपल 1000 ml डेक्सट्रोज अगर मैं एक पेशेंट को दे रही हूँ, ठीक है, तो डेक्सट्रोज मैंने आपको बताया कि ये इंट्रावास्कुलर तक जाता है, ठीक है। इंट्रावास्कुलर सभी के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस में कितना कितना पोर्शन आएगा। डेक्सट्रोज 1000 ml सपोज़ मैंने एक पेशेंट को दिया है, अब उसका जो 2/3 हिस्सा है वो इंट्रासेलुलर होगा, जैसे 660 ml बनता है, और 1/3 हिस्सा जो है वो 330 बनेगा, वो आपका चला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर के भी मैंने बताए थे 2 कंपोनेंट, एक इंटरस्टिशियम और इंट्रावास्कुलर है, तो 330 में से जो 2/3 है यानी कि जो 220 है वो आपका इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, और बाकी जो 1/3 है यानी 330 वो आपका यानी 11%, सिर्फ 11% आपका इंट्रावास्कुलर के अंदर जा रहा है डेक्सट्रोज का, ठीक है। अब हम बाकियों से कंपेयर करते हैं। 1000 ml ऑफ 0.9% सेलाइन, तो 2/3 जो है उसका 660 ml बनता है, ठीक है, वो आपका ज़ाहिर है इंट्रासेलुलर चला जाएगा। बाकी का 1/3 330 जो बनता है वो नहीं, ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर में चला जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वो वहाँ जाएगी ना। सेलाइन एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो हमने बताया था 154 उसके अंदर होती है सेलाइन के अंदर, तो वो आपने एक्स्ट्रा सेलुलर में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया 660। बाकी जो बचेगा वो सारे इंट्रावास्कुलर के लिए यानी 33%, ठीक है। उसमें आ रहा था 11% इंट्रावास्कुलर, इसमें आ रहा था 33%। और अगर हम कोलॉइड देते हैं 1000 ml में कोलॉइड दूंगे तो 1000 का 1000 ही इंट्रावास्कुलर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली जा ही इंट्रावास्कुलर है। तो यहाँ पे अगेन उन्होंने वही बात बताई है कि अगर कोलॉइड आप जितना भी देते हैं वो सारा उन्हीं वेसल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो इधर उधर कहीं भी नहीं जाता, 100% फ्लूइड पेशेंट को मिल जाता है। तो आपने फिर बहुत ध्यान रखना होता है कि देते हुए कि कहीं एडीमा वगैरह या कार्डिक फेलियर की तरफ सिचुएशन ना हो जाए अगर आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पेशेंट को लगा दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक है रिससिटेशन, यानी पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आया, आप उसको कैसे रिससिटेट करेंगे। एक है मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है, कि आपने नॉर्मली अगर हम एक बात करें अडल्ट की कि उसमें कुछ वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, सोडियम की, कैल्शियम की, ठीक है, उसको आपने प्रॉपर्ली रेगुलेट करना है, वो मेंटेनेंस थेरेपी है। और फिर एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है। फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है, किसी को ड्रेन लगा है, किसी के एनजी ट्यूब से इतना निकल गया फ्लूइड, तो अब आप उसको कितना फ्लूइड देंगे, वो रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो तीनों कंडीशन में हो सकती है। रिससिटेशन में क्या होता है कि ब्लड लॉस, ज़ाहिर है अगर किसी बंदे का ब्लड लॉस हो गया यानी उसको कोई बहुत ट्रॉमा था या कोई मेजर उसकी सर्जरी हुई है, या बर्न्स के रिज़ल्ट में प्लाज्मा लॉस हुआ है उसका, ठीक है, या फिर पेंक्रेटाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। और जीआई लॉसेस, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लूज़ हो गया, तो वो सब आपने ज़ाहिर उसको रिससिटेट करना है। तो रिससिटेट इस तरह से करते हैं कि इनिशियल बोलस हम देते हैं 500 ml का नॉर्मल सेलाइन का, ठीक है, और फर्दर फ्लूइड जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने कब देनी है, अगर 30% या उससे ज़्यादा हो गया ना लॉस, तो तब आपने देना है, और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट आपने मज़ीद IV फ्लूइड्स वगैरह लगा देने, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी जो है ना वो आपने इस तरह से याद रखनी है कि जो वाटर है उसका नॉर्मल 35 to 40 मिलीलीटर पर kg पर डे रेंज होती है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पेशेंट दिया है 60 kg उसका वेट है, आप बताएं उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जो रेंज बताते हैं ना उसमें मोस्टली ये वाली वाटर के लिए 35 ली जाती है, तो आपने उस बंदे के वेट को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेट सपोज मैंने 60 बताया तो 60 × 35 करें, जो आंसर आएगा आपने बताना है कि जी इतनी वाटर रिक्वायरमेंट है इस बंदे की, ठीक है। सोडियम के लिए 1 to 2 रेंज लिया जाता है, तो 2 × 60 मैं करूँगी तो 120 उसकी रेंज बन जाएगी। कैल्शियम जो है वो 5 मिलीमोल, ठीक है, इसी तरह कैल्शियम के लिए भी आपने वेट से मल्टीप्लाई किया। पोटेशियम के लिए 0.6 to 1 होती है, तो 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, और मैग्नीशियम 1 मिलीमोल। तो ये रेंज बेसिकली इसीलिए कि उस रेंज में आप जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर सकते हैं। तो ये सारी रेंजेस आपने याद रखनी है कि इनको आपने बस वेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे को पानी इतना चाहिए, सोडियम इतना चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है
रिप्लेसमेंट थेरेपी ये होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एनजी ट्यूब से उसकी इतना फ्लूइड एक्सपायर हो गया है, या फिर उसका जो है वो लॉस हो गया है, या फिर फिस्टूला बन गया है, ठीक है, तो इन सब के रिज़ल्ट में आपने इसको मेंटेन करना है। अच्छा, लॉस फ्रॉम ड्रेन, ठीक है, हाँ, ड्रेन लगाया हुआ था आफ्टर सर्जरी ताकि फ्लूइड जो है वो उसमें से निकलता रहे। उसमें से बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड निकल गया, कोई फिस्टूला बन गया, डायरिया हो गया, तो आपने अगर आप बैलेंस मेंटेन करना है तो दैट विल बी रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी मेंटेनेंस थेरेपी में, और वो ये थी कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि पानी की रिक्वायरमेंट कभी कभी बढ़ भी सकती है ना, जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्न का पेशेंट है, टेकिटनिया है या फीवर है, और पानी की रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है, जैसे ओलिग्यूरिया है, ठीक है, या ह्यूमिडिफाइड एयर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। इन सब के रिजल्ट में पानी की इंटेक ज़ाहिर कम हो जाएगी। तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है कि कौन सा पेशेंट है और उसका कितना लॉस हो चुका है। जब तक आप इस चीज़ को असेस नहीं करेंगे, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको हमने क्या क्या लगाना है, कितने पानी लगाना है, कितना सोडियम क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद DPM उन्होंने एक चीज़ लिखी है, दैट इज़ बेसिकली ड्रॉप्स पर मिनट। ये होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ ड्रिप्स हम IV में लगा रहे होते हैं, कुछ हम स्लो लगा रहे होते हैं, कुछ हम फास्ट लगा रहे होते हैं। तो इसकी क्या लॉजिक होती है? ये बेसिकली ये होता है कि हम एक फार्मूले से ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करते हैं, और वो जो रेट आता है उसके अकॉर्डिंग हम उस ड्रिप को एडजस्ट कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो चलती रहती है, ठीक है। तो अब ये ड्रॉप्स आपने किस तरह से करने हैं कैलकुलेट, इसके लिए उन्होंने फार्मूला लिखे, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया है जो कि बुक के अंदर मेंशन है। मैं आपको बुक से ही बल्कि बता देती हूँ। तो पहले तो ये बता दूँ कि IV के 3 सेट्स आते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास होता है रेगुलर सेट, और एक ब्लड सेट होता है, और एक माइक्रो ड्रॉप वाला होता है। जो ब्लड सेट होता है ना, उसमें पर ml 10 ड्रॉप्स आ रहे होते हैं। रेगुलर सेट में पर ml में 15 ड्रॉप्स होते हैं, और माइक्रो में 60 ड्रॉप्स होते हैं। ज़्यादातर रेगुलर सेट ज़ाहिर यूज़ करते हैं। तो फार्मूला ये है कि टोटल वॉल्यूम इन ml, आपने जितना वॉल्यूम पेशेंट को लगाना है वो आपने ऊपर रखा, नीचे आपने टाइम इन मिनट्स रखा, मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई 1। एक सेकेंड में प्लीज़ जस्ट जूम इट। अच्छा, ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 1। अब आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ DPM ड्रॉप्स पर मिनट आपने फाइंड आउट करने। इफ़ यू वांट टू इन्फ्यूज़ 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन इन 2 आवर्स यूजिंग रेगुलर इन्फ्यूजन सेट। तो आपने क्या करना है कि आपने टोटल वॉल्यूम इन ml को ऊपर रखा, ठीक है, टाइम इन मिनट्स को नीचे रखा, तो टोटल वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया, या आप 1000 ml, क्योंकि ml में पुट करना है फार्मूले में। नीचे आपने लगाना है टाइम इन मिनट्स, आपको 2 घंटे दिए हैं, उसको आप मिनट्स में कर लें, 120 मिनट्स, मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर 15 है, क्योंकि रेगुलर सेट की बात हो रही है, और उसका आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 15 ड्रॉप्स पर मिनट होते हैं रेगुलर सेट में। 1 से डिवाइड करें तो 120 ड्रॉप पर मिनट। यानी अगर आपने ये वाली एडजस्ट करनी है सिचुएशन के 2 घंटों में आपने नॉर्मल सलाइन लगानी है 1000 ml, तो 120 ड्रॉप पर मिनट पे आप उसको सेट करेंगे तो वो आराम से पेशेंट को मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है फ्लूइड थेरेपी की, कि अगर आपने फ्लूइड पेशेंट को लगा दिए हैं तो आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि भाई उसके अंदर जा भी रही है या नहीं, और क्या क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो उसके लिए आपने ये काम करना है कि आपने उसके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, यूरिनरी आउटपुट, कैपिलरी रीफिल, JVP, एडीमा, ठीक है, लैक्टेट लेवल, ये सब चीज़ें करा लेनी है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लूइड लेवल वाकई अपना काम करें या फिर नहीं करें। आई थिंक ये वीडियो में इतना काफ़ी हो गया। नेक्स्ट में हम लोग जो है ना वो न्यूमेरिकल थोड़े बहुत दिए हुए हैं, उन्होंने कुछ सिनेरियोज़ दिए हुए हैं कि कौन सा पेशेंट आएगा तो आपने किस तरह से उसकी डीलिंग करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।